ठीक है, सो अपने माइक को म्यूट कर लो। तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशंस है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन करने में हमारे पास तीन चीज़ें होती है, एक्सरसाइज टेस्टिंग, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या जिसको पीएफटी भी बोलते हैं, और एबीजी एनालिसिस। तीनों चीज़ें आज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज मैं आप लोगों को एबीजी एनालिसिस पढ़ाने वाला हूँ इन तीनों में से। और बचे हुए जो दो चीज़ें हैं, एक्सरसाइज टेस्टिंग और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये हम आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, मुझे बस याद दिला देना आने वाले लेक्चर्स में कि सर हमको ये भी कवर करना है। तो हमारा ये तीन टॉपिक मिला के इन्वेस्टिगेशंस वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो एबीजी एनालिसिस चालू करने से पहले मुझे बताइएगा कि एबीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या लगता है? आर्टेरियल ब्लड गैसेस। एग्जैक्टली, आर्टेरियल ब्लड गैसेस। हमारे आर्टरीज में कौन सी दो गैस होती है? एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्हीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को पढ़ना हमारे ब्लड में आर्टरीज के अंदर, उसको हम बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। अब हम मोस्ट कॉमनली हम पेशेंट्स की एबीजी रिपोर्ट्स देखते हैं, तो हमको उनकी एबीजी रिपोर्ट्स पढ़ के ये मालूम पड़ जाना चाहिए। Is it not clear for everyone or is it clear? It is clear. Okay. Just cross check your network. Now अब clear है? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी थोड़ी। अब clear है? ब्रेक हो रहा है सर साउंड। सर हाँ क्लियर है आप। ठीक है, सर मुझे क्लियर ठीक आ रही है ना? हाँ, ओके। सो सी, अब हम पढ़ते हैं एबीजी एनालिसिस। चलो, अब एबीजी एनालिसिस से पहले कोई मुझे बताएगा एसिडोसिस क्या होता है? क्या समझते हो एसिडोसिस से? एसिडिक, अगर हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। बॉडी एसिडिक कब होती है? जब बॉडी में ब्लड में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस कभी भी एसिडिक होते हैं। तो अगर ब्लड में हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक। और एसिडिक का जस्ट अपोजिट क्या होता है? अल्कलाइन। अल्कलाइन को हम बेसिक भी बोलते हैं या एल्कलोसिस भी बोलते हैं। तो एल्कलोसिस कब होगा बॉडी में? जब ब्लड में हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है बॉडी में, एसिडोसिस और अल्कलोसिस। एक चीज हमारे लिए जानना और इंपॉर्टेंट है कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस ये दोनों चीजें दो टाइप की होती है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। इसका मतलब एसिडोसिस दोनों टाइप की हो सकती है, या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसी तरीके से अल्कलोसिस भी दो टाइप की हो सकती है, या तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो ऐसे करके हमारे हाथ में चार इंपॉर्टेंट टर्म्स लगती है। वो चार इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इतनी चीजें सबको समझ में आई? पहले बताओ। ठीक है, अब इन्हीं चारों चीजों को बॉडी में फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। तो ट्रीटमेंट हमको क्या देना है? एसिडोसिस को ठीक करना है कि अल्कलोसिस को ठीक करना है? इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ब्लड में हो क्या रहा है। तो उसी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए आज मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कि हम कैसे पहचानेंगे कि बॉडी में इन चारों में से क्या चीज हो रखी है। ठीक है, तो उसके लिए 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है हमारे एबीजी रिपोर्ट्स को एनालिसिस करने के लिए। तो वो 6 स्टेप में आने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हम एबीजी रिपोर्ट्स क्यों निकालते हैं। तो देखिए, एनालिसिस ऑफ एबीजी सैंपल प्रोवाइड्स प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को ये एनालिसिस शो करती है, और हमारी लंग्स की एबिलिटी को हमको बताती है कि हमारे लंग्स जो है वो प्रॉपर ब्लड को ऑक्सीजनेट कर पा रहे हैं या नहीं। लंग्स में दो काम होते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन डालना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ये दोनों काम जो होते हैं लंग्स के, तो लंग्स ये दोनों काम प्रॉपर कर रहा है या नहीं, ये हमको पता चलता है एबीजी रिपोर्ट से। इसके अलावा किसी भी पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन को ये रिपोर्ट हमें बताती है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ अ पर्सन पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन इज इनकम्प्लीट विदाउट एबीजी रिपोर्ट। एबीजी रिपोर्ट के बिना रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन को जानना ना के बराबर होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इसलिए हर रेस्पिरेटरी, तो समझ में आया, ये होता है एबीजी। क्या काम होते हैं इसके? लंग्स के फंक्शंस को
इंटरप्रेट करना कि किस तरीके से लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती है। अब टिपिकल रिपोर्ट जो होती है हमारे एबीजी एनालिसिस की, मैंने बताया था कि इसमें 6 स्टेप्स होती है, ठीक है। तो चलो वो 6 स्टेप्स क्या होती है, पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो वो 6 स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम कभी भी देखते हैं पीएच, ब्लड का पीएच। अब पीएच तो 2 टाइप का हो सकता है, या तो एसिडिक होगा या तो अल्कलाइन होगा। पीएच एसिडिक कब कहलाएगा, जब कौन से आयंस ब्लड में ज्यादा हो गए, बताओ? हाइड्रोजन। और पीएच अल्कलाइन कब कहलाएगा, जब हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखना। तो एक तो हमने देख लिया पीएच, हाँ, बाइकार्बोनेट आयंस का रोल होता है अल्कलोसिस में। बाइकार्बोनेट आयंस जब बढ़ जाते हैं तो उसको हम अल्कलोसिस बोलते हैं। तो ये तो पीएच हो गया, बाइकार्बोनेट में आने वाला हूँ थोड़ी देर से, अभी मैं पीएच की बात कर रहा था। अब सेकंड हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, मतलब PaO2, ये देखना हमें जरूरी होता है। थर्ड हम देखते हैं, अब भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का बुरा लग गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने बोला कि मेरा क्यों नहीं देख रहे हो, तो चलो उसका भी देख लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ये भी आप देखोगे। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज जो आप देखते हो वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो आपको पता है कि 95 से 100 के बीच में होना चाहिए, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी हमको देखना पड़ता है। इसके बाद बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन हम लोग देखते हैं ब्लड में कि बाइकार्बोनेट की लेवल कितनी है। और लास्ट में बेस एक्सेस, बेस का मतलब क्या होता है, अल्कली, अल्कली कितने अमाउंट में हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। तो इन 6 चीजों को हमको देखना पड़ता है, और इन चीजों के जो रिजल्ट्स आते हैं फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और एबीजी रिपोर्ट्स को कंक्लूड करते हैं। बड़ी आसान चीजें हैं। मैं आपको पहले सबकी नॉर्मल रीडिंग्स बताऊंगा, फिर आपको मैं इंटरप्रेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो इन चीजों के लिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। तो ब्लड सैंपल आप कहाँ से लोगे, आर्टरी से लोगे। कौन सी आर्टरी से ले सकते हो, रेडियल आर्टरी जो होती है हमारे रिस्ट के पास, तो रिस्ट में रेडियल आर्टरी से ये ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ये देखो, ये इमेज देखो, दिख रहा है। तो आप रेडियल आर्टरी से ले सकते हो, आप ब्रेकियल आर्टरी से ले सकते हो, फिमोरल आर्टरी से ले सकते हो, या तो डोर्सालिस पेडिस आर्टरी जो हमारे पैर में होती है, फुट में, उससे ले सकते हो, या पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से भी आप ब्लड का सैंपल ले सकते हो। बट मोस्ट कॉमनली कहां से लिया जाता है, बताओ? रेडियल आर्टरी से, ठीक है, याद रखना। तो आपने क्या किया, रेडियल आर्टरी से ब्लड का सैंपल ले लिया। अब वो ब्लड का सैंपल जाता है स्टडी होने के लिए। अब जब उसकी रिपोर्ट आती है तो अब हम वो पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले रिपोर्ट्स जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रीडिंग्स क्या होती है, ठीक है। इन जो हमने 6 चीजें पढ़ी, इनकी नॉर्मल रीडिंग्स हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल रीडिंग्स। देखो, ये रहा हमारे पास एक प्यारा सा चार्ट, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, तो बड़ी मजा आएगी। ये है पीएच की रीडिंग, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रीडिंग, है ना, और ये है बाइकार्बोनेट की रीडिंग। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की रीडिंग इसमें क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वो हमें पता होती है। कितना होता है बताओ बॉडी में नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? 80 से 100, है ना, 80 से 100 के बीच में होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, पीएच में एक एवरेज वैल्यू ली गई है 7.40। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर आपकी पीएच रीडिंग 7.4 से कम आए, इसका मतलब एसिडिक बॉडी होना चालू हो रही है। तो देखो 7.39, 7.38, ये अगर गिरते गया मतलब कि आप एसिडिक जोन में एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एसिडोसिस। और वही अगर आपकी रिपोर्ट में रीडिंग 7.4 के, जस्ट वेट अ सेकेंड, Am I audible? Yes. Yes. Okay. पीएच की बेस रीडिंग कितनी लोगे बताओ? आवाज आ रही है सभी को? 7.4. यस, 7.4 रहेगी।
7.4 बेस रीडिंग है, 7.4 के नीचे अगर गया तो एसिडोसिस, और 7.4 के ऊपर अगर गया रीडिंग मतलब कि बॉडी में एल्कलोसिस हो रहा है, क्योंकि पीएच जब भी गिरता है तो वो एसिडिटी को इंडिकेट करता है, और पीएच जब भी बॉडी का बढ़ता है तो वो एल्कलोसिस को इंडिकेट करता है। तो ये तो थी पीएच की नॉर्मल रीडिंग। अब आ जाओ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रीडिंग जिंदगी भर याद रखना, 35 से लेके 45 तक ये एक नॉर्मल रेंज होती है। हमारे बॉडी में इतना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए हमारे आर्टेरियल ब्लड में, अगर इससे कम ज़्यादा होता है मतलब गड़बड़ है, ठीक है। तो PaCO2 की नॉर्मल रीडिंग कितनी होती है? 35 से लेके 45 तक। उसी तरह से जो बाइकार्बोनेट होता है, तो बाइकार्बोनेट की रीडिंग होती है 22 से लेके 26 तक। प्लीज म्यूट योर माइक। 22 से लेके 26 तक होती है हमारी बाइकार्बोनेट की रीडिंग। इसके कम ज़्यादा अगर हुआ मतलब बॉडी में गड़बड़ी है। प्लीज म्यूट योर माइक। चलो एक बार हम रिवाइज करेंगे। चलो मुझे बताओ बॉडी में नॉर्मल बाइकार्बोनेट की रीडिंग कितनी होती है? 22 to 26। बॉडी में PaCO2 की रीडिंग कितनी होती है? PaCO2 35 to 45। वेरी गुड, 35 to 45। और pH का नॉर्मल हमेशा 7.4 याद रखना। 7.4 के नीचे एसिडिटी, 7.4 के ऊपर एल्कलोसिस। बस हमें सिर्फ 3 वैल्यू याद रखना है, हमको PaO2 से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ों पे पूरा खेल होने वाला है, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और pH, ठीक है। इन 3 चीज़ों पे पूरा का पूरा गेम है। अब हम पढ़ते हैं रिपोर्ट्स को देखना। अब हम चालू करते हैं रिपोर्ट्स को देखना। चलो अब रिपोर्ट्स को देखने के लिए मैंने एक बड़ा अच्छा निकाला था। बायजूस का नाम सभी ने सुना होगा, बहुत चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग में है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस सही नहीं आ रही। अरे यार नेटवर्क में दिक्कत है, 2 मिनट रुकना। हाँ 2 मिनट रुकना, मैं ज़रा हॉटस्पॉट ले लेता हूँ। मेरा नेटवर्क इतना क्लियर नहीं आ रहा है, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब क्लियर है आवाज? देखो एक बार, आवाज क्लियर है? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके फाइन। सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस दिख रही है। ठीक है। चलो अब हमारा मेन इंटरप्रिटेशन चालू होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमको ये पता चल गया कि एबीजी क्या होता है, हम कौन सी 4 चीज़ों को पता लगाने के लिए एबीजी करवाते हैं, कहाँ से ब्लड का सैंपल लेते हैं, और नॉर्मल रीडिंग्स क्या होती है। अब इन नॉर्मल रीडिंग्स को हम लोग इंटरप्रिट करेंगे, और उसको इंटरप्रिट करने के लिए एक बहुत प्यारी मेथड है, टिक टेक टो मेथड। अब ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ें, एक भी चीज़ मिस मत करना वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो टिक टेक टो मेथड हम लोग चालू करते हैं। देखो ये चारों चीजें मैंने आपको बताई थी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब चाहे कोई भी चीज हो उसमें हमेशा 3 चीज हो सकती है, अनकंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड या फुल्ली कंपनसेटेड। चलो कंपनसेशन से क्या समझ में आता है बताओ? आप मुझे बताओ, अगर बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है तो क्या आपकी बॉडी उसको बढ़ने देगी या कम करने की कोशिश करेगी? कम करने। हाँ, तो मुझे बताओ एसिडिटी को कम करने के लिए बॉडी को क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एल्कलोसिस कराना पड़ेगा। सही हुआ या नहीं मैं बताओ? एसिडोसिस को ठीक करने के लिए बॉडी को एल्कलोसिस कराना पड़ेगा, उसी तरह एल्कलोसिस को ठीक करने के लिए बॉडी को एसिडोसिस कराना पड़ेगा। सही बात है?
तो ये टर्म्स का वही मतलब होता है कि अनकंपनसेटेड का मतलब क्या होता है कि बॉडी ने कुछ कंपनसेशन नहीं किया, एसिडिटी बढ़ती जा रही है, बॉडी कुछ कंपनसेशन कर ही नहीं रही है, तो वो कहलाता है अनकंपनसेटेड। उसी तरह से एक होता है पार्शियली कंपनसेटेड कि हाँ बॉडी ने थोड़ा बहुत कंपनसेट किया, और एक होता है फुल्ली कंपनसेटेड कि बॉडी ने पूरी कंडीशन को ठीक कर दिया कंपनसेशन करके। तो ये हमको पता चलता है रिपोर्ट्स देख के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिपोर्ट्स को, चलो आ जाओ। चलो ये जो आपको टेबल दिख रहा है इसको बोलते हैं टिक टैक टो। एक तरफ आपके पास एसिड होता है, ध्यान से देखना, एक तरफ हमारे पास क्या है, एसिड है, ठीक है, एक तरफ हमारे पास बेस है और बीच में नॉर्मल वैल्यूज है। तो अब ये नॉर्मल रीडिंग्स लिखी हुई है। नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7.3 गया मतलब एसिड, 7.4 के ऊपर गया मतलब बेस। उसी तरह नॉर्मल CO2 कितना होता है, अगर 45 के ऊपर गया तो एसिड, 35 के नीचे गया तो बेस। उसी तरह बाइकार्बोनेट की रेंज मैंने क्या बताई थी, 22 के नीचे गया तो एसिड, 26 के ऊपर गया तो बेस। हमेशा याद रखना बॉडी में जब भी CO2 बढ़ेगा बॉडी में एसिडोसिस होगा, क्योंकि एसिडोसिस कौन कराता है, CO2 कराता है। और बॉडी में जब भी बाइकार्बोनेट आयंस बढ़ेंगे तो बॉडी में क्या होगा बताना, एल्कलोसिस, ठीक है। तो एल्कलोसिस में हमेशा इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और एसिडोसिस में हमेशा इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलो ये तो था नॉर्मल वैल्यू। अब आपको मैं एग्जांपल दे दे के चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग मुझे बताना, सबसे नीचे देखो, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे मार्कर की तरफ देखना, ठीक है। हाँ, ये रहा वो सम। नाउ लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग द टिक टैक टो मेथड। ABG रिजल्ट्स आर द फॉलोइंग। अब ये जो हमको ये दी गई है रिपोर्ट, इसको हम इस बॉक्सेस में फिल करेंगे, ठीक है। चलो अब आप लोग मुझे फिल करवाना, मैं नहीं करने वाला हूँ, आप लोग मुझे बताओ यार मैं किस में क्या क्या फिल करूँ। चलो तो पहले तो मुझे बताओ, अरे यार 2 मिनट, हाँ चलो बताओ पीएच कितना है, आप लोग पढ़ के बताओ कितना है पीएच। 7.24। तो इसको मैं कहाँ पे डालूं, एसिड में डालूं या बेस में डालूं, एसिड में, ठीक है। तो मैंने पीएच को लिख दिया एसिड में, क्योंकि 7.2 हमको पता है कम होता है, ठीक है। मैंने पीएच को लिख दिया एसिड में। अब मुझे बताओ CO2 नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, 75। तो 75 रेंज से ज्यादा है या कम है, 75 रेंज से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। तो अगर 75 ज्यादा होगा तो CO2 जब भी बॉडी में बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी या बेस, एसिड, है ना। तो मैं CO2 को भी कहाँ डाल देता हूँ, एसिडिटी में। अब मुझे बताओ बाइकार्बोनेट ज्यादा है या कम है, 28 ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 22 से लेके 26 होती है नॉर्मल रेंज, और ये तो 28 है। तो अगर बाइकार्बोनेट ज्यादा होता है, इसको मतलब मैं इसको एसिड में डालूं कि बेस में डालूं, बेस, है ना। तो SCO3 को डाल दिया मैंने बेस में। अब देखो हमारे ये मतलब नॉर्मल तो कुछ भी नहीं है ना, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल तो कुछ भी नहीं है, या तो चीजें एसिड है या तो चीजें बेस है। अब देखो जो मैंने आपको तीनों चीजें पढ़ाई थी कि एक तो हमको पीएच देखना होता है, फिर हमको CO2 देखना होता है, फिर हमको बाइकार्बोनेट देखना होते हैं, तो हम लाइन से देखेंगे। तो चलो बताओ पीएच एसिडिक था कि बेसिक था, एसिडिक। इसका मतलब कुछ हो या ना हो बॉडी में एसिडोसिस तो पक्का हुई है, मानते हो ये बात को, ठीक है। अल्कोलोसिस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, अल्कोलोसिस का कॉलम अपना कट हो चुका है, ठीक है, एसिडोसिस हो रखी है बॉडी में। अब पीएच का काम खत्म, पीएच हमने देख लिया, इसको कट करके बाहर फेंक दो। अब आ जाओ CO2 पे। CO2 बढ़ा हुआ था, है ना। हमेशा याद रखना जब भी बॉडी में CO2 बढ़ा हुआ होगा उसको आप हमेशा बोलोगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बोलोगे, है ना। तो CO2 बढ़ा हुआ था, इसलिए ये जो केस है ये होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का केस है ये। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इतना समझ में आया, ठीक है। हाँ इतना समझ में आ गया कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हो रखी है, इतना हमको कंफर्म हो गया। देख लो मैं आपको बताता हूँ। हाँ अब देखो 2 मिनट रुक जाओ यार, ये
चला क्यों गया, 2 मिनट वापस से फिल कर दूं मैं। इधर क्या था हमारा, पीएच था, इधर हमारा CO2 था और इधर हमारा SCO3 था। ठीक है, नॉर्मल में कुछ भी नहीं था। हमको इतना पता चल गया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई है। अब हमको ये पता लगाना है कि ये कंपनसेशन बॉडी ने किया है कि पार्शियली कंपनसेशन किया है, फुल्ली कंपनसेशन किया है कि अनकंपनसेशन किया है, मतलब बॉडी ने क्या रिएक्शन दिया है इस चीज को। तो अब मुझे बताओ, अगर बॉडी में एसिडोसिस हो रखी है तो बॉडी को क्या करवाना पड़ेगा, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस कराने के लिए किसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा ब्लड में, बढ़ा हुआ है कि नहीं, बढ़ा हुआ है कि नहीं, मतलब बॉडी ने बढ़ा दिया है। तो बॉडी ने बढ़ा दिया है, इसका मतलब बॉडी ने कंपनसेशन किया है या नहीं, किया है। इसका मतलब कंपनसेशन तो किया है, तो अनकंपनसेशन का ऑप्शन तो अपना कट हो गया। अब बचा अपने पास 2 ऑप्शन, या तो पार्शियल कंपनसेशन या तो फुल अपना कंपनसेशन। अब ये कैसे पता लगाओगे, ये पता लगता है पीएच से। मुझे बताओ कि बॉडी ने कंपनसेशन किया तो, पर क्या पीएच नॉर्मल हुआ, नहीं हुआ, पीएच अभी भी एसिडिक है। इसका मतलब बॉडी ने कौन सा कंपनसेशन किया है, पार्शियल कंपनसेशन। क्योंकि अगर बॉडी ने फुल कंपनसेशन किया होता तो फुल कंपनसेशन में पीएच भी नॉर्मल रेंज में आ जाता, पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब बॉडी ने किया है पार्शियल कंपनसेशन। देयरफॉर दिस इज द केस ऑफ पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब बताओ, आया समझ में सबको, यस सर। ठीक है। हम और एक एग्जांपल लेंगे तो चीजें इतनी प्यारी क्लियर हो जाएगी कि आप लोग कभी लाइफ टाइम में नहीं भूलोगे। और एक एग्जांपल देते हैं, पहले हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या हम सही थे। तो देख लो, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो वी वर राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, हाँ, पहले तो चलो मैं टिक टैक तो बना देता हूँ सभी के लिए। एक तरफ ये नॉर्मल है, ये एसिडिक है और ये बेसिक है। ठीक है, प्लीज म्यूट योर माइक। चलो चलो जल्दी बताओ, पीएच के बारे में क्या कहना चाहोगे। 7.50 बेसिक है, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या थी, 7.4। हाँ, पर ये तो 7.5 है, तो मैं पीएच को डाल देता हूं इधर बेसिक में। अब मुझे बताओ, PCO2 कम है या ज्यादा है 36, क्यों कम है, नॉर्मल रेंज क्या थी 35 से 45। अरे नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, 35 से 45 तो नॉर्मल रेंज होती है, तो 36 तो इसके अंदर आता है, मतलब नॉर्मल है PCO2 बराबर। तो मैं CO2 को डाल देता हूं नॉर्मल के अंदर। अब मुझे बताओ, बाइकार्बोनेट बढ़े हैं या कम है, बढ़ गया। तो बाइकार्बोनेट बढ़ने का मतलब क्या होता है, बेसिक या एसिडिक, बेसिक, बेसिक। तो इसको मैं बेस में डाल देता हूं, HCO3 को मैंने बेस में डाल दिया। अब मैंने आपको बताया था 3 चीज हमको देखना है, पहले पीएच, फिर CO2 और फिर बाइकार्बोनेट। चलो, अब पीएच को देख के क्या बताओगे, एल्कलोसिस है या एसिडोसिस है, एल्कलोसिस। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया, प्लीज म्यूट योर माइक। मैंने यहां पे लिख दिया एल्कलोसिस। पीएच का काम खत्म, पीएच को उठा के बाहर फेंको। अब आ जाओ CO2 में। गाइस म्यूट योर माइक। यार प्लीज हल्ला मत करो, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है अपना। चलो, हाँ, तो सब उड़ गया अपना तो यार। चलो इसमें देख लो, ये वही टेबल था, बराबर वही टेबल बना हुआ है। हाँ ठीक है, ये वही सम था ना, नहीं ये तो अलग, हाँ ये वाला सम था। आवाज आ रही है सभी को, ठीक है। चलो तो बताओ, मैंने आपको बताया पीएच तो हमको चलो क्लियर हो गया, पीएच से हमको क्या क्लियर हो गया कि बॉडी में एल्कलोसिस हो रखा है। अब सेकंड हम चेक करते हैं CO2 को। CO2 की क्या थी, CO2 नॉर्मल था, ठीक है, CO2 नॉर्मल था। तो अगर CO2 नॉर्मल है तो क्या कभी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है,
नो नहीं, है ना, नहीं हो सकता है। अगर CO2 नॉर्मल है तो कभी कुछ चीज रेस्पिरेटरी की तो हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब चीजें रेस्पिरेटरी की नहीं है तो किसकी है? मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मेटाबॉलिक। आगे क्या लिखूं, एसिडोसिस की अल्कलोसिस? अल्कलोसिस, है ना, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्योंकि देखो बाइकार्बोनेट तो बढ़े हुए थे, और बाइकार्बोनेट बॉडी में जब भी बढ़ते हैं हमको पता है कि वो अल्कलोसिस होती है। बट इसमें CO2 नॉर्मल था इसलिए वो मेटाबॉलिक हो गई, रेस्पिरेटरी नहीं होएगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी में कभी भी CO2 बढ़ जाएगा, बट इसमें तो CO2 नॉर्मल है। अब थर्ड चीज हम क्या चेक करेंगे, HCO3, तो वो तो हम देख ही चुके हैं। अब चलो, अब हमको ये पता लगाना है कि बॉडी ने इसको कंपनसेट किया है या नहीं किया है, या पार्शली किया है। अब ये हम पता लगाएंगे। अब अगर बॉडी में अल्कलोसिस हुआ है तो बॉडी को इसको ठीक करने के लिए क्या कराना पड़ेगा? एसिडोसिस। बट CO2 बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है, CO2 तो वही का वही है। मतलब बॉडी ने कंपनसेट किया है क्या? नहीं। बॉडी ने कंपनसेट नहीं किया है। अगर बॉडी कंपनसेट करती तो हमारा CO2 तो एसिडिटी में पहुंच जाना चाहिए था, बट इस केस में तो ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ, बोलो, एग्जैक्टली, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। देख लो ये लिखा हुआ है अनकंपनसेटेड। अरे यार मेरे एनोवेशन मार्क्स कहाँ चले गए, 2 मिनट रुकना। दो मिनट रुकिएगा। एनोवेशन मार्क्स क्यों नहीं आ रहे यार, जस्ट वेट अ सेकेंड। पता नहीं क्या दिक्कत आई है, चलो ठीक है। सभी को ये वाला एग्जाम्पल समझा, पहले बताओ। चलो अब थर्ड एग्जाम्पल पूरा आप लोग सॉल्व करोगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है। चलो तो पहले तो इसके लिए मैं एक बना देता हूँ टेबल। 2 मिनट रुकना। अरे यार टेबल बनाऊंगा कैसे, है एनोवेशन तो चल नहीं रहा है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, रीडिंग आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन राइट पे रीडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हम टेबल बनाते हैं, 2 मिनट रुकना। चलो हमारा देखो pH दिया हुआ है, कितना दिया है बताओ? 7.37। ठीक है, तो अगर मैं एक टेबल बनाता हूँ इधर ऐसा करके, जिसमें मैं 3 कॉलम बनाता हूँ, एक तरफ नॉर्मल रीडिंग, एक तरफ एसिडिक और एक तरफ बेसिक, ठीक है। तो बताओ pH को कहाँ पे फिल करूँ? 7.37 है, एसिडिक में कर दूँ? ठीक है, तो एसिडिक में मैंने लिख दिया pH, ठीक है, ये लिख दिया मैंने pH। अब मुझे बताओ PaCO2 33 क्या है? कम है। तो PaCO2 अगर कम होता है तो क्या होता है? बेसिक। एसिडोसिस नहीं होगा, एसिडोसिस PaCO2 जब ज्यादा होता है तो कहलाता है, ठीक है। CO2 अगर बॉडी में कम है तो वो हमेशा अल्कलोसिस होगा। तो मैं PaCO2 को यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, बेसिक में। अब मुझे बताओ बाइकार्बोनेट कम है या ज्यादा है? कम है। तो अगर बाइकार्बोनेट कम होते हैं इसका मतलब क्या? एसिडिक, है ना, एसिडिक। तो इसलिए मैं बाइकार्बोनेट को लिख देता हूं एसिडिक में। चलो टेबल बन गया। मतलब नॉर्मल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कुछ भी नहीं है। अब मैंने आपको बताया था हमको 3 चीजें चेक करनी होती है, पहली pH, फिर CO2, फिर HCO3। अब pH क्या था, एसिडोसिस की अल्कलोसिस? तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एसिडोसिस। अब ये पहचानना है कि ये रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है, तो उसको देखने के लिए क्या देखेंगे हम? CO2। CO2 क्या है? CO2 बड़ा है कि कम था? बेसिक है। कम था, मतलब कम था।
जस्ट वेट अ सेकेंड। एम आई ऑडिबल? यस। अरे अच्छा खासा अपना एग्जाम्पल चल रहा था और जूम मीटिंग को अभी खत्म होना था। पूरी मेहनत बर्बाद। चलो हमारा टेबल तो बन ही गया था। अब देखो, पता अपन ने इस टेबल में गलती क्या की थी, अपन ने पीएच को एसिड में डाल दिया था। 7.37 रीडिंग थी, याद रखो 7.37 रीडिंग को हम कम नहीं बोलेंगे, क्योंकि रीडिंग हमेशा एक रेंज में होना चाहिए। और रीडिंग की रेंज क्या थी बताओ, रीडिंग की रेंज क्या थी? 7.3 to 7.4, है ना? मतलब आप समझ में आया, रेंज के अकॉर्डिंग पीएच नॉर्मल था कि नहीं? नॉर्मल था, है ना? पीएच 7.37 कम नहीं था, नॉर्मल था रेंज के अकॉर्डिंग। तो याद रखना पीएच को हमको नॉर्मल में लेना पड़ेगा। नो डाउट SCO3 कम था तो एसिड में डाल दिया, और PaCO2 हमारा कम था तो उसको हमने बेस में डाल दिया, ठीक है? चलो, तो ये तो हमारा टेबल था। अब मैंने आपको बताया था कि हमको टेबल को इंटरप्रेट करना है। तो पीएच हमारा नॉर्मल है अगर, ठीक है, 7.37, चलो नो डाउट पीएच नॉर्मल है, पर थोड़ा सा कम है कि नहीं ये बताओ 7.4 से? 7.4 से 7.37 कम होता है या नहीं? हेलो सर आपकी आवाज कट रही थी। अब आ रही है? हाँ, यस सर। देखो 7.37 7.4 से कम है ना, ठीक है? हाँ, इसका मतलब एसिडोसिस तो है, ये तो कंफर्म है कि एसिडोसिस तो है ना? अब मुझे बताओ एसिड पीएच के बाद हम लोग किसको चेक करते हैं? CO2 को। CO2 बढ़ा हुआ है या कम है बताओ? बढ़ा हुआ कैसे? 33 तो कम होता है ना? कम है। तो अगर CO2 कम है, अगर CO2 कम है तो ये कंडीशन रेस्पिरेटरी होगी या मेटाबॉलिक होगी? अरे रेस्पिरेटरी कैसे होगी? CO2 जब बढ़ता है तब रेस्पिरेटरी होती है ना, मेटाबॉलिक होगी, क्योंकि CO2 कभी भी कम होगा तो कंडीशन मेटाबॉलिक होगी हमेशा। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना। अब हमको पता लगाना है कि अनकंपनसेटेड है, कंपनसेटेड है कि फुल्ली कंपनसेटेड है। अब मुझे बताओ अगर बॉडी में एसिडोसिस हुआ है तो बॉडी को ठीक करने के लिए क्या कराना पड़ेगा? अल्कलोसिस। अल्कलोसिस कराने के लिए बॉडी को HCO3 को बढ़ाना पड़ेगा, है ना? अब देखो, अब बॉडी ने क्या किया, HCO3 की मात्रा इसमें SCO3 हमारा एसिड में है ना, ठीक है? इतना सभी को समझ में आया क्या? केस काय का था? मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, क्योंकि इसमें HCO3 हमारा कम हो रखा था, ठीक है यार? अब हाँ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तक तो हम आ चुके हैं, सभी को समझ में आया? पहले बताओ। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो हो रखा है, बट एक चीज पे ध्यान दो, जो पीएच है वो नॉर्मल के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर पीएच नॉर्मल हो चुका है, इसका मतलब बॉडी ने कंपनसेशन किया है या नहीं किया है? किया है, इसलिए दिस इज अ केस ऑफ फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आया सभी को समझ में? है ना? हाँ, तो दिस इज अ केस, देखो लिखा हुआ है, दिस इज अ केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस विच इज फुल्ली कंपनसेटेड, ठीक है? बॉडी ने उसको पूरा कंपनसेट कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों एग्जांपल देख लिए, अनकंपनसेटेड के, पार्शियली कंपनसेटेड के और फुल कंपनसेटेड के। तो सभी को समझ में आया किस तरीके से एबीजी रिपोर्ट्स को हम लोग देखते हैं? यस सर। चलो, तो एक लास्ट टाइम मैं आप लोगों को रिवाइज कराता हूं, जल्दी बताओ पीएच की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 7.35 to 7. वेरी गुड। CO2 की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 45 to 45. वेरी गुड। और HCO3 की नॉर्मल रेंज कितनी होती है?
to 26. अगर बॉडी में CO2 45 से ज़्यादा हो जाएगा तो कंडीशन रेस्पिरेटरी कहलाएगी या मेटाबॉलिक कहलाएगी? और अगर 35 से कम हो जाएगा तो? मेटाबॉलिक। वेरी गुड। अगर HCO3 26 से ज़्यादा हो गया तो मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी? मेटाबॉलिक। अरे HCO3 अगर 26 से ज़्यादा हो गया अल्कलोसिस तो होगा नो डाउट, पर मेटाबॉलिक टाइप का, क्योंकि HCO3 उसमें आया है। ठीक है, तो चलो सभी लोग पक्का समझ गए कैसे इंटरप्रेट करते हैं? एक बार रिपीट करना प्लीज लास्ट सेंटेंस। HCO3 अगर HCO3 26 से ज़्यादा होगा मतलब बॉडी में एल्कलोसिस है, बट बॉडी में हमको कभी भी डिसाइड करना होता है कि चीज़ें रेस्पिरेटरी के कारण है या मेटाबॉलिक के कारण है। तो CO2 तो गैस होती है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर CO2 बढ़ा हुआ है मतलब चीज़ें हमेशा रेस्पिरेटरी कारण से हुई है। और HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट होता है, तो बाइकार्बोनेट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिक। तो अगर बाइकार्बोनेट में कुछ भी गड़बड़ है तो वो मेटाबॉलिक कारण से होगा। ऐसा आया समझ में? ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल को एक बार रिकॉर्डिंग वापस सुन लेना तो आप लोगों को एकदम अच्छे से ये लोग मन में एकदम फिक्स हो जाएगी ये सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारा ABC वाला पॉइंट आप एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? कौन सा वाला पॉइंट? बाइकार्बोनेट वाला। क्या? देखो मैं ये बताता हूँ कि हमें हमेशा पहले चेक करना होता है पीएच, क्योंकि जब भी हम पीएच देखेंगे तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि बॉडी में एसिडोसिस हुआ है या अल्कलोसिस हुआ है। अब वो कौन सा एसिडोसिस या कौन सा अल्कलोसिस है, मतलब कि रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है, तो वो देखने के लिए हमको देखना होता है CO2। अगर CO2 बढ़ा हुआ है तो वो रेस्पिरेटरी है, अगर CO2 नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है तो वो मेटाबॉलिक है। तो इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। आया समझ में अब? ठीक है, तो ये थी हमारी ABG रिपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ABG रिपोर्ट को देखते हैं। किसी को और भी डाउट हो तो वो मुझे प्राइवेट बाद में DM भी कर देना। ठीक है, तो मैं उसमें भी समझा दूंगा। ABG रिपोर्ट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, बट आई थिंक कि मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गई हो। आई कि नहीं? आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं और पता लगाते हैं कि बॉडी में इन चारों में से कौन सी कंडीशन है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, और फिर उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर ABG के ऊपर। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम बहुत प्यारा चैप्टर है, उसमें मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, वो है कार्डियक रिससिटेशन। तो कार्डियक रिससिटेशन को हम वापस से चालू करते हैं। ठीक है, ABG को मैं इधर ही खत्म करता हूँ। ठीक है, ABG हमारा खत्म हो चुका है।